संसद का बजट सत्र शुरू हो चुका है। बस कुछ घंटों का इंतजार है जब मोदी 3.0 का पहला बजट देश के सामने होगा। लेकिन इस बजट को कैसे समावेशी बनाया जाए, हर तबके को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इसके लिए हम बजट पर स्पेशल सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है बजट एडवाइजर्स। इस कार्यक्रम के जरिए हम सरकार तक एक्सपर्ट्स की बात पहुंचा रहे हैं ताकि बजट को विकसित भारत का बजट बनाया जा सके। तो आज हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत पर। जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा है, इसे साकार करना है तो किन किन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ानी पड़ेगी। तो चलिए इस सवाल का जवाब जानते हैं एक्सपर्ट से और शुरू करते हैं बजट एडवाइजर्स। आसान क्रेडिट दीजिए एमएसएमई सेक्टर को, उनकी पेमेंट समय से करावें, उनको डिजिटल और सप्लाई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए सरकार की ओर से। और अगर ये तीन चीज़ें होंगी तो यही उद्योग रीढ़ साबित होगा भारत के विकास की। आने वाले दिनों में सब्सिडी की बात करते हैं, बहुत जगहों पर बहुत किस्म की सब्सिडी दी जा रही है। एमएसएमई सेक्टर को भी कुछ खास एरियाज़ में सब्सिडी की बड़ी सख्त ज़रूरत है और उनसे बुनियादी सुविधाएं बनेंगी। उससे हम देखेंगे कि काफ़ी फैलाव होगा हमारे विकास का छोटे शहरों में। ये कैसे हो सकता है? ये होगा एमएसएमई को बढ़ाने से, ये होगा स्टार्टअप को बढ़ाने से। मैं उदाहरण देता हूँ, छोटे छोटे आईटी हब, उनके बच्चे नौकरियाँ खोजते हुए नोएडा, दिल्ली, बंगलौर जाते हैं। उसकी बजाय अगर उनको लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी या देश के अन्य भागों, पटना इत्यादि में नौकरियां मिलें तो वो कम पैसे में ज़्यादा खुश होके अच्छे से काम कर सकेंगे और अपने एरिया में न सिर्फ धनोपार्जन करेंगे बल्कि उसका उपयोग भी करेंगे और उससे वो चेन जो विकास की है वो बढ़ जाएगी। सतत आत्मनिर्भरता भारत को चाहिए, सस्टेनेबल सेल्फ रिलायंस। सिर्फ सेल्फ रिलायंस या सिर्फ से काम नहीं चलेगा अगर वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आने वाले 50-100 साल के लिए वो शहर तैयार नहीं है या वो गांव तैयार नहीं है, वो सततता हमारी हर सोच, हर कार्यक्रम सब में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए सोलर पैनल की बात करते हैं। सोलर पैनल अगर गांव-गांव, पंचायत हर घर में पहुंच जाए तो हमारी बिजली की ज़रूरतें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम बात करें अगर समुद्री इलाकों की, तो पूरा जो विंड पावर जनरेशन है बहुत उपयोग हो सकता है, काफ़ी हद तक वहाँ की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। डेटा सेंटर खुल रहे हैं, कहाँ खुल रहे हैं? फिर महानगरों के आसपास, बम्बई, बंगलौर, आपको हैदराबाद, ऐसी जगहों पर डेटा सेंटर खुल रहे हैं। होता क्या है, उनको बहुत बिजली चाहिए, बहुत हीट जनरेट करते हैं। कुल मिला के विकास हो रहा है पर उसके दूरगामी दुष्परिणाम भी हो रहे हैं। हीट आइलैंड बन जाते हैं वो डेटा सेंटर के आसपास। अब सरकार की नीतियाँ कुछ इस तरह की होनी चाहिए सततता को लेके कि आप ये डेटा सेंटर्स बनावें, मान लीजिए पहाड़ी इलाकों में जो ठंडे हैं, वहाँ पे ऐसी जगहों पे अगर आप डेटा सेंटर बनाते हैं तो आपको उतनी बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को लोकल रोज़गार मिलेगा। क्या हमारे यहाँ उस लेवल की ट्रेनिंग है? क्या एक बच्चे को हम अगर डेटा सेंटर चलाने को कहें, क्या वो लोग हैं? हिमाचल प्रदेश या कश्मीर या पहाड़ी सुदूर रीजन्स में नहीं है शायद। तो कौशल विकास की भी जो गतिविधियां हैं उनको भी हमको बढ़ाना पड़ेगा और देश के अलग अलग इलाकों में मिशन मोड प्रोग्राम टाइप में करना होगा। मेरा मानना यह है कि मेरे ख्याल से जो भारतवर्ष ने दिशा ली हुई है पिछले 10 वर्षों से इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल की, वो एक बिल्कुल सही विचारधारा है। कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा लेट है उसमें, लेकिन बिल्कुल सही दिशा की तरफ अग्रसर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ग्रोथ और एक इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ मॉडल, जो कि सेम मॉडल चाइना ने अपनाया 1990 के दशक में और शुरू के 2000 के दशक में, शुरू के 10 सालों में जो चाइना ने मॉडल अपनाया, उसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। क्या होता है जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए बड़ी छोटी सी स्कीम है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अब जब आप ग्रामीण एरियाज़ में सड़क बनाएंगे तो कहीं ना कहीं लोकल एरिया की, उसके चारों तरफ के आसपास की ग्रोथ पूरी की पूरी होगी। आपको बैंकों में जाने की ज़रूरत नहीं है पैसा लाने के लिए, आपको जेब में पैसा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपकी सिक्योरिटी ऑफ मनी हो गई,
जो पॉकेट मारते थे वो उसमें कमी हो गई। तो आज की डेट में जो ईज़ ऑफ मनी है, एटलीस्ट जो फाइनेंस की स्पेंडिंग और अर्निंग है, उसका जो लेन देन है वो ख़त्म हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा एरिया है जो मेरे को पर्सनली बहुत इम्पैक्ट करता है। मैं एक MSME हूँ, 15 साल से बिज़नेस चला रहा हूँ। बड़ी छोटी उम्र में मैंने काम शुरू करा, 24 साल की उम्र में। और मैंने देखा है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का जो रोल है ऑफ अ प्रोवाइडर एंड ऑफ अ प्रोटेक्टर, गवर्नमेंट हैज़ टू प्रोटेक्ट। गवर्नमेंट का काम है आम आदमी को प्रोटेक्ट करना उन व्यक्तियों से जो पावर का अब्यूज़ कर रहे हैं। MSME के ऊपर सौरभ जी ने बहुत ज़्यादा फोकस करा। MSME में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ बढ़ रहे हैं। आज आप एक व्यक्ति को पैसे देना चाहते हैं बिना काम करे हुए, लेकिन आप MSME को क्रेडिट नहीं देना चाहते 1 करोड़ रुपए का भी। उससे पता नहीं क्या कुछ का कोलैटरल नहीं मांगा जाता है, एज इफ कोई पाप कर रहा है वो बंदा, अपना घर परिवार बेच के दाव पे लगा के काम करके जा रहा है और व्यवसाय खड़ा करना चाहता है, जिससे कई लोगों को नौकरी और आगे बिजनेस को बढ़ावा मिलता है। इंडिया के अंदर वुमेन इंगेजमेंट अगर हम देखें इस देश में, दिस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, 25% पे खड़ा है। चाइना में 62% वुमेन इंगेजमेंट इंडेक्स है। मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको देखने की ज़रूरत है। ऐसे क्या पॉलिसी मैटर्स हैं जिनकी वजह से हमारा इंगेजमेंट इंडेक्स इतना गिर गया है। कहीं ना कहीं वुमेन इक्वालिटी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, अगेन प्रोटेक्शन ऑफ बेसिक सिटीजन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, ये आई थिंक एक बहुत बड़ा एक एरिया है जिसमें काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है अगर हमें देश को आगे बढ़ना है, चाइना को मुकाबला करना है। चाइना के अंदर फोर्स मैरिजेस 1950 के दशक में बैन हो गई थी। जैसे सौरभ जी ने बोला 1980 के दशक में उनका एजुकेशन लेवल हमारे एजुकेशन लेवल से बहुत आगे था। हमारा जो एजुकेशन लेवल है उसमें इनइक्वालिटी बढ़ती जा रही है। आज एक प्राइवेट स्कूल जो अर्बन एरिया में है, दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, हैदराबाद के अर्बन एरिया में जो स्कूल है उसकी एजुकेशन का स्तर और जो हमारे रूरल एरिया में स्कूलों का और कॉलेजेस का जो और यूनिवर्सिटीज़ का जो स्तर है उसके अंदर इतना बड़ा डिफरेंस आ गया है कि पहले तो हम लोग खाली सोशल डिवाइड, कास्ट डिवाइड और इकोनॉमिक डिवाइड पर बात करते थे, लेकिन एक बहुत बड़ा इस देश में इंटेलेक्चुअल डिवाइड खड़ा होने वाला है अगले 10 साल में। इसके अलावा मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट्स के ऊपर फोकस इंडिया को करना चाहिए, जिस तरीके से आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। और अगेन मेरा मानना यही रहेगा कि जिस तरीके से हम डिजिटल एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम काम कर रहे थे और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे थे, ये एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ से एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ सकती है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि बजट को सभी का ध्यान रखना पड़ता है। बजट में जो इतने गरीब हैं उनकी नीड्स को पूरी करने की ज़रूरत है, जितने उद्यमी हैं उन लोगों के लिए ग्रोथ की ज़रूरत है, उसी तरह से जो मिडिल क्लास है उसके लिए हर टाइप की सोशल सिक्योरिटी, हर टाइप की फैसिलिटीज़ उसकी ज़रूरत है। उसी तरीके से अगर हम युवाओं के लिए ले तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ज़रूरत है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी ज़रूरत है। और भारत एक युवा देश है। अगर मैं भारत के एज को चेक करूं तो 28 साल भारत की एवरेज एज है। अगर हम बाकी कंट्रीज से अगर उसकी तुलना करें तो चाइना की 38 साल है, जापान की 48 साल है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बहुत काम किया गया है, फर्दर और काम करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ इंसेंटिव दे रहे हैं और ज़्यादा देने की ज़रूरत है। स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, स्टैंड अप, इन सब को मुद्रा लोन, इन सब जरिए से काफ़ी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया गया है। मैकेनाइजेशन और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स में भी एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मैकेनाइजेशन वक्त के साथ ज़रूरत है, पर इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पे लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को, जैसे कि अगर हम गारमेंट्स की, टेक्सटाइल्स की इंडस्ट्रीज़ को चेक करें, हम सर्विस सेक्टर को अगर हम चेक करें, प्रोसेसिंग फूड को चेक करें, तो ये सारी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा अभी सौरभ जी ने बताया कि MSME एंड सर्विस सेक्टर ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं। एट द सेम टाइम PLI स्कीम जो है, PLI स्कीम और कुछ एरियाज़ में बढ़नी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट बहुत इनिशिएटिव ले रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 1 लाख किलोमीटर की NH हम 2014 तक देखे थे, जो अभी 61-62 हज़ार किलोमीटर ये 10 साल में बन चुकी है। अगर हम रूरल रोड की बात करते हैं तो कोई टाइम पे 3 लाख किलोमीटर था, वो 5 लाख किलोमीटर के आसपास है। तो रूरल रोड भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो आवास योजना में हम देखेंगे कि 4 करोड़ घर अगर हम देते हैं तो ये गरीबों की ज़रूरत पूरे करने के साथ में ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट देता है और साथ में सीमेंट, रॉड, माइनिंग, सारी चीज़ें एक टर्न अराउंड इफेक्ट रहता है इस चीज़ से। मकान इंडिया में बहुत तेज़ी से बन रहे थे, बढ़ रहे थे। उस टाइम पे मुझे याद है वाजपेयी जी के गवर्नमेंट के समय कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव्स हों कि उनके अगर इंटरेस्ट को कम किया जाए
तो लोग ज़्यादा मकान खरीदने के प्रति जाएंगे। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ी है, पर स्टिल लॉन्ग वे टू गो। कि हमारा क्रूड इंपोर्ट बहुत बड़ा है, उसे हमें रोकना पड़ेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अदर थिंग्स वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एट द सेम टाइम मैं अगर कह सकता हूँ कि क्रूड के साथ साथ हमारा डिफेंस इंपोर्ट एकदम निल हो जाए, हम हर चीज़ को भारत में बनाने लग जाएं और डिफेंस एक्सपोर्टर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, पर इसमें और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाहर की कंट्री के जो मैन्युफैक्चरर है वो इंडिया में कैसे आ पाएँ, कैसे अपनी चीज़ों को बढ़ा पाएँ, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोरोना, अगर हम यूक्रेन के वार को देख लें, अगर हम इसराइल के वार को देख लें, तो उससे पता चलता है कि सप्लाई चेन का हमको और स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। सप्लाई चेन डिसरप्शन हमने देखे हैं। अगर हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं तो हमको उसकी तैयारी आज से ही करनी पड़ेगी और उसी दिशा में काम करना पड़ेगा। जैसे हम 5 ट्रिलियन इकनॉमी की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी जो अभी समस्या है कि अधिकांश लोग बिजनेस से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। अब इसमें सरकार ने बहुत सारी पहल करी और आप लोगों ने उस पर बताया भी है कि जनधन योजना हुआ, स्किल इंडिया हुई, डिजिटल इंडिया हुई, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी भी जैसे हम आत्मनिर्भर की भारत की बात करते हैं, तो आत्मनिर्भर का मतलब होता है खुद पर निर्भर होना। भारत की अपनी एक पहचान है। अभी आप देखेंगे कि हमारे देश के हर एक छोटे छोटे ज़िले की पहचान एक अपने प्रोडक्ट के लेकर के होती है कि ये प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर ज़िले का है और उसी को लेकर उसकी पहचान है। उसको हम कनेक्ट उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब हम ग्लोबल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कंपटीशन होता है बहुत बड़ा है और उनमें हम उनके साथ, उनके प्रोडक्ट के साथ कंपटीशन करते हैं, वहाँ हमारे लिए नुकसान होता है। जब हम अपनी चीज़ों पर ज़्यादा बिलीव करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि अगर हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो पीतल नगरी की बात हो जाती है, आप आगरा की बात करते हैं तो चमड़ा से रिलेटेड। तो ऐसे प्रोडक्टों से अगर हम काम करते हैं, अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर अगर काम करके और उस पर सरकार जोड़ देती है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपने देखा होगा कि सरकार ने इस पर बहुत काम किया है कि उसके साथ कॉरिडोर बना रही है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग एरिया को डेवलप कर रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है कि एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हो जाए, इस समय बहुत इस पे चर्चा करी गई है, तो उसमें कहीं ना कहीं हम लोग एग्रीकल्चर को उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मूल है। हमारे 70% आबादी उसी पर डिपेंड करती है, गाँव में रहती है। तो जब तक हम उनका व्यवसायीकरण नहीं कर पाएंगे प्रोडक्ट के हिसाब से, और उस आज के समय डिजिटल ज़माने में आपने देखा होगा, इस पे बहुत काम भी हुआ। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट को खुद प्रमोट करते हैं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उनको ला करके वो दिखा रहे हैं। साथ में जब हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है, कहने को तो हम आज 21वीं सदी में बैठे हैं, लेकिन वहाँ पर जो बैठे लोग हैं उनकी सोच बड़ी अलग तरीके से। अगर आप लोन के लिए जाते हैं तो इतनी समस्या होती है कि आम आदमी को मिल नहीं पाता है, तो उस पर हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं उनको लोन आसानी से मिल जाए। जो स्मॉल स्केल के लोग हैं, क्योंकि वो 1, 2, 3 लोगों को रोज़गार देते हैं, पहले तो स्वयं में उनका रोज़गार हो जाता है, साथ में 2, 3 लोगों को वो रोज़गार और दे देते हैं, और वो उनका जो वर्क प्लेस होता है उनका अपना ही प्लेस पे वो अपना काम कर लेते हैं। तो जो एक भारत की समस्या हो गई है कि जो बड़े शहरों पे लोड बढ़ रहा है, साथ में वो भी कम होगा, उनको रोज़गार अपने जगह पे मिल जाएगा। युवाओं को जब तक हम बिजनेस से नहीं जोड़ पाएंगे और उनको उसको समझा नहीं पाएंगे कि उनका फ्यूचर कैसे है, तो केवल कुछ ही लोगों पर, जैसे अभी हम बात करते हैं कि देश में कुछ ही ऐसे लोग हैं जो उद्योग से संबंधित हैं, नहीं तो इस देश में लोग नौकरी का मतलब होता है कि सरकारी नौकरी पे बात करते हैं। तो जब तक नए पीढ़ी को हम लोग इस तरह से नहीं ले जा पाएंगे कि जहां उनको लगता है कि नहीं, उद्योग का मतलब, नौकरी का मतलब सिर्फ उद्योग नहीं होता या सरकारी नौकरी नहीं होता है, हम अलग अलग तरह के बिजनेस के द्वारा भी छोटे छोटे अपने उद्योग लगा करके भी काम कर सकते हैं। तो इसके लिए उनको मेंटली तौर पे तैयार भी करना पड़ेगा, उनको ट्रेंड भी करना पड़ेगा, और इस तरह की पॉलिसी सरकार को लाना पड़ेगा कि जिससे इनको जो ऋण की अगर हम सुविधा करते हैं या रिबेट की सुविधा जो कर रहे हैं, ये बहुत आसानी से मिल सके। जैसे सौरभ जी ने पहले बोला, आई थिंक कौशल विकास की तरफ काफ़ी अच्छी स्टार्ट हुई थी। आपने जैसे बोला, एक मेरे ख्याल से स्मार्ट सिटी की तरफ बहुत अच्छी स्टार्ट हुई थी। कहीं ना कहीं ये स्कीमें इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, एंड इनकी इम्प्लीमेंटेशन ही अकेले हो जाए तो भी विकसित भारत की तरफ हम बढ़ पाएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर
बड़ा अग्रेसिव टारगेट है 22 साल में विकसित देश बनाने का। विकसित देश बनाने के लिए आपको कल्चरल रिफॉर्म्स, कल्चरल बिहेवियर चेंज, ये जो कास्ट ओरिएंटेशन है इसकी तरफ से झुकाव हटाना पड़ेगा। आपको बहुत सारे ऐसे एरियाज़ करने पड़ेंगे जहाँ कल्चरल चेंज हो। वुमेन पार्टिसिपेशन, जैसे मैंने पहले बोला, आई थिंक उसके ऊपर काम करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। 15-20 साल बहुत होते हैं देश का स्वरूप बदलने के लिए। सवाल है कि क्या जो आपने बात की कल्चरल चेंज और उस सीरियसनेस के साथ हमारे पास स्कीमों की भी कमी नहीं है। काफ़ी अच्छी और बढ़िया स्कीमें हर तरह की शुरू हो चुकी हैं। अगर हम सिर्फ उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दें विद ट्रांसपेरेंसी, जैसा आपने कहा, और विद ऑनेस्टी, तो भी बहुत अंतर पड़ सकता है। पर एक बात आपने बहुत बढ़िया कही, जो सब अंत में कही, कि R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, PLI स्कीम बहुत अच्छी है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। हम खुल के बातें करते हैं कि देश में इतने बिलियंस का मोबाइल, पर वो हो क्या रहा है? क्या सेमीकंडक्टर बन रहे हैं भारत में? शायद नहीं। हम अभी भी असेंबली पे रुके हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। हमको अब अगले लेवल पर जाना होगा, जिसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट को हर लेवल पर बढ़ावा देना होगा। मेरा ना इसमें एक मत है सौरभ जी, मेरा मत ये है कि इंडिया जिस चीज़ में अच्छा है उसमें अब फोकस करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जैसे इंडिया में, मैं आपको बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अमेरिका में अगर आप एक डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, सिंगापुर में डॉक्टर की कंसल्टेशन के लिए जाएंगे, 6,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये कहीं पे भी एक सिंगल कंसल्टेशन के लग सकते हैं। $500 इन US कॉमन है कि अगर आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक सुपर स्पेशलिस्ट का एक एडवाइस लेना है, केवल आपको दिखाना है, इंडिया में 1,500 रुपये से ऊपर अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल चार्ज नहीं कर सकता। $500 मतलब लगभग आप मोटा मोटा 40,000 रुपये की एक कंसल्टेशन का पैसा दे रहे हैं डॉक्टर को। तो कहीं ना कहीं इंडिया को ये बताना पड़ेगा कि सर्विसेज एज एन एक्सपोर्ट, इंडिया प्रोडक्ट नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहा, कोई बात नहीं, सर्विसेज तो एक्सपोर्ट कर सकता है। हल्का सा एक 10-15% चेंज करने से आप सर्विसेज एज एन एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट तो जब बनेगा तब बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कुछ एरियाज में हो रही है, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना पड़ेगा। वियतनाम आज इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, बांग्लादेश इंडिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, कई एरियाज में करता है। वियतनाम, इंडोनेशिया ने काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग भी अपनी बढ़ाई। पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, इंडिया को अपने रूपी को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी वर्ल्ड ओवर, अगर आप देख लिए, एक तरफ रसिया हो, एक तरफ मिड ईस्ट हो, एक तरफ यूरोप हो, एक तरफ US हो, इंडिया की एक्सेप्टेबिलिटी इस लीडर ने बनाई है। और इसके लिए हम इंडिया के रूपी को स्ट्रेंथन तभी कर सकते हैं जब रूपी में जो हम 15-18 कंट्रियाँ आप थोड़ा थोड़ा चालू करी है, वो आगे ज़्यादा रुपये की उसमें रहे और वन विंडो हो, बाहर की कोई भी कंट्री आना चाहे, कोई भी मैन्युफैक्चरर आना चाहे, वन विंडो से हम फैसिलिटी दें, जैसे बाहर के कुछ कंट्रीज में रहता है। इसके लिए भी आपको करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म को काटना पड़ेगा, उसके बिना जैसे ये सारे इनिशिएटिव्स जो है मेक इन इंडिया के, ये सारे के सारे विफल हो जाएंगे जब तक कि ये जो हमारा जो पावर इन द हैंड्स ऑफ फ्यू जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति या कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के हाथ में गलत पावर का इस्तेमाल और गलत चीज़ों से वो अपना हक मांगते हैं कि भाई साहब काम आप कर रहे हो, हक हमारा है पैसे पे आपका। टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एरिया, टूरिज्म बहुत कुछ बढ़ सकता है। और आज हम जो वर्ल्ड ओवर जाते हैं, उन लोगों ने इतना उसको विकसित कर रखा है, इंडिया में फैसिलिटी नहीं तो इंडिया में जैसे टूरिस्ट प्लेस है, सब कुछ है इंडिया में। हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ सफाई मिलती है, क्योंकि हम सुविधा से वहाँ के एयरपोर्ट से निकल के, और एक साफ़ सुथरी जगह, अपने यहाँ इतनी खूबसूरत जगह हैं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सफाई, इन दो चीज़ों की कमी की वजह से, और जिसकी सततता की मैंने बात की, सतत विकास की कमी की वजह से हम लोग उन जगहों का उपभोग नहीं कर पाते हैं। भारत का बहुत ही बहुमूल्य, सही आपने, विदेशी मुद्रा हमारे टूरिज़्म में जा रही है, विदेशी टूरिज़्म में, और भारत का टूरिज़्म बढ़े तो देश का अपना GDP बढ़ेगा। हम लोग देखिए, एक बहुत बड़े वर्ग को इग्नोर करके काम करते हैं। जैसे किसी भी चीज़ पे हम काम कर रहे हैं तो कुछ ही लोग, उस सेलेक्टिव लोग हैं, उसी पे काम करते हैं। हम जब तक सबको अपने साथ नहीं जोड़ पाएंगे, सबकी भाग, क्योंकि टूरिज्म में मतलब ऐसा थोड़ी है कि एक पर्टिकुलर एरिया में, वो हर जगह पे है। तो जब तक हम लोगों को वो चीज़ बता नहीं पाएंगे, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर पाए। जैसे अभी जनधन खाते की बात करी गई, तो इतने खाते सरकार ने जिम्मेदारी उठाई खोले। अगर हम स्वच्छ भारत अभियान में इतने टॉयलेट बनाए गए तो सरकार ने वो जिम्मेदारी उठाई है। इसी तरह से जो अपने टूरिस्ट स्पॉट हैं, या जैसे जो व्यवसायिक दौर पे हम लोग बात कर रहे हैं कि जितने लोग हैं, कहीं पे भी हो, ग्रामीण इलाकों में भी हो, बहुत सारे ऐसे जगह हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं। 5-10 करोड़ लोग या एक शहर विकसित हो जाने, 4 शहर विकसित होने से कुछ नहीं होगा। उनको कुछ कहीं न कहीं इससे हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तभी आपका पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पॉइंट्स को
सम्मिलित करते हुए जो आपने एयरपोर्ट्स की बात करी, 150 एयरपोर्ट से 225 एयरपोर्ट ले जाने के लिए, उसमें से भी कितने एयरपोर्ट फंक्शनल हैं? क्या आप कुल्लू मनाली के एयरपोर्ट को यूज़ कर पाते हैं, शिमला के एयरपोर्ट को यूज़ कर पाते हैं, छत्तीसगढ़ के एयरपोर्ट्स को यूज़ कर पाते हैं? कहीं ना कहीं टूरिज्म के विकास से। और सर किसान इन्होंने एक उठाया था, किसान में हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वहाँ स्टार्टअप्स बहुत अच्छे तरीके से विकसित होने चाहिए। फूड प्रोडक्शन हमारा एक्सपोर्ट होना चाहिए और फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के जो यूनिट्स हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़नी चाहिए कि वहीं पे लोकल लेवल पे जो छोटे शहरों पे भी हम विकास कर पाएंगे। छोटी सी बात करूँगा कि पार्ट ऑफ जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे में बहुत ज़्यादा एग्री स्टैक भारत पे बहुत सीरियस काम हो रहा है। चूँकि हम लोग कुछ हद तक जुड़े हुए हैं, एग्री स्टैक पर बहुत काम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने जो देखी है उसमें, उसको कल को ONDC या ऑनलाइन बेचने से एक बार आपने बायर और सप्लायर को जोड़ दिया तो सप्लाई चेन अपने आप को सॉल्व कर लेगा। आप ई-कॉमर्स का ज़माना याद करें, शुरू में चोरियां होती थी, सब होता था। एक बार बायर और सेलर जुड़े, छोटे उद्योगपति आए, छोटे उद्यमी आए, आज सप्लाई चेन बहुत आसान है। कोई ई-कॉमर्स करना चाहे आसानी से कर सकता है। जब मैंने 8 साल पहले किया था 1000 मुश्किलें थी, आज मुझे करना हो वो काम मैं जो 3 साल में किया वो 3 महीने में कर सकता हूँ। वही एग्री स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जब आप जोड़ देंगे तो ये चीज़ें भी सुधरेंगी। और जो समुद्र जी ने कहा कि किसान भी रीढ़ है भारत की, अगर वहाँ पर उसको पैसा मिलता है और उसको सुविधाएं मिलती हैं और बच्चों को पढ़ाने और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती हैं तो नीचे से भारत पनपेगा और तब सही मायने में किसान सबसे बड़ा माइक्रो एंटरप्रेन्योर है इस देश का। और कहीं ना कहीं अगर किसान का हम लेवल ऑफ एजुकेशन, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड, लेवल ऑफ थिंकिंग, लेवल ऑफ रिसर्च, लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन के थ्रू उसको जो रिसर्च दे सकें, जो आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया था, जो किस तरीके के सीड्स आ रही हैं, किस तरीके के सीज़न में क्या बेस्ट हो सकता है, उससे मेरे ख्याल से जो माइक्रो लेवल पे 45% जो देश हमारा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, उसको एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल सकता है। आई एम श्योर इस बजट में कहीं ना कहीं कुछ हम हैंडीक्राफ्ट्स भी जैसा कह रहे थे, पित्तल हो, हमारी मधुबनी पेंटिंग, वो सारी चीज़ों को हम ODOP में लोग बढ़ा रहे हैं, पर उसके लिए प्लेटफॉर्म को बढ़ाना पड़ेगा और आगे मेरे ख्याल से इस बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि पहला बजट है ये तीसरे टर्म का, और पहला बजट है। गवर्नमेंट को इसमें खोने के लिए कुछ खास है नहीं, तो पर कंसिस्टेंसी गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। जो पिछले हमने 10 साल में देखा है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना और जो उम्मीदें तो और भी मेंटेन हैं, करेगी वो जरूर करेगी। उम्मीदें तो और भी हैं कि कुछ लैंडमार्क रिफॉर्म्स करे जाएं। उसका बहुत हाई टाइम है। अगर 22 साल में आपको एक विकसित देश बनना है तो मेरे ख्याल से हमारी जो बजट से एक्सपेक्टेशन है MSME को लेकर, एग्रीकल्चर में माइक्रो फार्मर को लेकर, आई थिंक देश में जो टूरिज्म को लेकर जो हमारा रिफॉर्म्स तो करती आई है, रिफॉर्म परफॉर्म ट्रांसफॉर्म तो रहा है, तो कुछ कुछ रिफॉर्म तो जरूर। विकास का विस्तार जो मैंने शुरू में कहा, वो देखिए घूम फिर के बात वही आ रही है कि विकास का विस्तार कीजिए, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में कीजिए, चाहे टूरिज्म में कीजिए। कितने लोग हैं जो झुमरी तलैया गए हैं पर सुना सबने होगा। बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसको समराइज करने के लिए हमारी बजट की डिस्कशन को विकास पे जोर, और मेरे ख्याल से जो हमारा माइक्रो एरिया है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, पूरा का पूरा मास लेवल पे कहीं ना कहीं हर आदमी की उम्मीद है इस बजट से, और हम कोशिश करेंगे बढ़िया हर सेक्टर को समावेशी रहेगा और हर सेक्टर के जरूरतों को आत्मनिर्भर भारत, विकसित तभी भारत, बन विकसित पाएगा। भारत बन पाएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। थैंक यू। तो सुना आपने बजट एडवाइजर्स की क्या है राय। कैसे विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए छोटे और मंझोले उद्योगों को बूस्टर डोज देने की जरूरत है। कैसे सिर्फ महानगरों में ही नहीं बल्कि असल भारत यानी कि गांव तक विकास की गाड़ी को रफ्तार देने की दरकार है। बस चंद घंटों का वक्त बचा है जब निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 का आम बजट देश के सामने रखेंगी। इंतजार अब छोटा है मगर उम्मीदें काफी बड़ी है। हमारे अपनी स्पेशल सीरीज के जरिए बजट के अलग अलग आयामों पर बातचीत की और हर सेक्टर पर चर्चा करने की कोशिश की ताकि सरकार तक बात पहुंचाई जा सके। आज आत्मनिर्भर भारत सेगमेंट से क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, अब आपको ये भी जल्दी से बताते हैं। चर्चा का निष्कर्ष क्या है? MSME को और बढ़ावा देना होगा। MSME में सबसे ज़्यादा रोजगार, एजुकेशन सिस्टम में सुधार ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट वर्ल्ड क्लास हो। छोटे शहरों का विकास बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही लाल फीताशाही खत्म करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर राज से निजात दिलवाएं। निचले स्तर पर काफ़ी करप्शन है। ODOP को वैश्विक पहचान दिलवाए सरकार।
कौशल विकास पर ध्यान देना अनिवार्य होगा। ट्रेनिंग को विश्व स्तरीय बनाना अनिवार्य है। डिफेंस हेल्थ में आत्मनिर्भर बने, शिक्षा के स्तर में सुधार की जरूरत है। बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा। छोटे छोटे कारोबारियों को राहत पहुंचाई जाएगी। राष्ट्र की सुरक्षा में लगे प्रहरियों को और सशक्त बनाया जाएगा। महिलाओं के लिए संभावनाओं के द्वार खोले जाएंगे। किसानों के हित की बात होगी। युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार की असीम संभावनाएं होंगी।